नमस्कार दोस्तों, द कश्मीर फाइल नामक एक डॉक्यूमेंट्री है। आई गेस अभी तक आप सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा। यदि नहीं भी देखा हो तो इस ट्रेजेडी के बारे में हम सभी लोगों का जानना ज़रूरी है, एक मानव होने के नाते भी और एक भारतीय होने के नाते भी। डॉक्यूमेंट्री की थोड़ी सी हिंट मैं दे देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो आधारित है कश्मीर में हुए पंडितों के एक्सोडस के ऊपर। ये एक महापलायन है जो एक ही दिन के अंदर कश्मीरी पंडितों ने किया। इन पंडितों को अपनी नौकरियां, अपने घर, अपनी ज़मीन सब कुछ एक ही दिन के अंदर छोड़ना पड़ा। मैं तो मुँह से बता भी नहीं पाऊंगा कि इस तरीके से उनके साथ में बलात्कार किए गए, इस तरीके से उनके साथ में अत्याचार किए गए कि बेचारों की रूह तक कांप गई। और शर्मनाक बात यह है कि इस कहानी के, इस ट्रेजेडी के 32 साल बाद भी लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कुछ भी हुआ था। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। तो दोस्तों, जिस तरह से आप ये खूबसूरत जगह को देख पा रहे हैं, ये कश्मीर वैली है। इस जगह पर हिंदू माइनॉरिटी में थे और मुसलमान मेजॉरिटी में। उदाहरण के लिए किसी गांव में यदि 500 घर हैं तो 500 में से 50 घर हिंदुओं के थे और मोस्टली हिंदू पंडित थे। देखिए, कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे केवल एक ही कारण नहीं था कि वो माइनॉरिटी में थे इसलिए माइग्रेट कर गए। नहीं, इसके पीछे कई सारे अनेक कारण थे। तो सभी कारणों को एक एक करके अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस, इंटरनेशनल रीजंस, इमीडिएट रीजंस, यानी कि राजनीतिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण और तत्कालिक कारण। तो आइए एक एक करके सभी कारणों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीति की। तो कश्मीर की पॉलिटिक्स में शेख अब्दुल्ला एक टावरिंग फिगर रहे हैं आज़ादी के समय से ही। तो बेसिकली पिछले 30 सालों से कश्मीर की पॉलिटिक्स में भी सेकुलरिज्म की भावनाएं थी। लेकिन 1980 आते आते शेख अब्दुल्ला को शायद ऐसा लगने लगा कि वो अपनी पॉलिटिकल पावर को थोड़ा लूज कर रहे हैं। उतनी पॉपुलैरिटी शायद उनकी रही नहीं है। तो उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को थोड़ा सा इस्लामिक रेडिकलिज्म की तरफ झुका दिया और पंडितों को उन्होंने मुखबिर या अदर्स के रेफर करना शुरू कर दिया। तो बेसिक शुरुआत पंडितों के खिलाफ भेदभाव की शेख अब्दुल्ला के समय से शुरू हो गई थी। हालांकि वो कुछ स्पीशीज तक ही सीमित थी, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी पंडितों के खिलाफ। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हो जाती है। फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जगमोहन, जो उस वक्त के कश्मीर के गवर्नर थे, वो फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलवा रहे हैं। हालांकि कश्मीर की ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और 84 में तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट के बाद में गुलाम शाह को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है कश्मीर का। तो 1984 से लेके तो 1986 तक कश्मीर पे गुलाम शाह का शासन रहता है और इनके शासनकाल में इस्लामिक रेडिकलिज्म और भी ज़्यादा फैला और ये कुछ भी नहीं कर पाए। देखिए, इस्लामिक रेडिकलिज्म का मतलब होता है इस्लामिक कट्टरतावाद। इन भाई साहब के टाइम पीरियड में कई मंदिरों को तोड़ा गया और कई सारे हेट स्पीचेस दिए गए पंडितों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और ये भाई साहब कुछ नहीं कर पाए। तो इससे केंद्र की सरकार खुश नहीं थी। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। तो 1986 में ऐसा डिसाइड किया गया कि इसकी सरकार को भी गिराई जानी चाहिए। तो मार्च 1986 में गुल शाह की सरकार को गिरा दिया जाता है और फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला दोनों खास दोस्त थे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसकी जड़ें काफ़ी सालों तक जिंदा रहीं। ये उस वक्त किसी भी पार्टी को जोड़ने और तोड़ने का दम रखती थी। इसके बाद मार्च 87 में इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शन कश्मीर की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो इस इलेक्शन में एक तरफ राजीव गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, दूसरी ओर था MUF। इस संगठन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि MUF में वो सारे लोग थे जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की पॉलिसी से खुश नहीं थे। ये एक तरीके से कट्टर मुस्लिमवादी संगठन था और इनमें से कई सारे लोग आगे जाकर के आतंकवादी भी बन गए। तो इस संगठन ने 1987 का चुनाव लड़ा। ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन इसको 2 या 4 सीटें ही मिली। तो बेसिकली 87 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है और इलेक्शन के बाद MUF का सरकार पर से भरोसा उठ गया और फिर 87 के बाद में इस्लामाइजेशन को इसी संगठन ने आगे बढ़ाया। इस्लामिक आतंकवादी और कट्टरतावादियों को इस संगठन में जगहें दी गई। कश्मीर में हिंदुओं की पॉपुलेशन तो बहुत पहले से ही थी। आज से लगभग 6 सदी पहले जब इस्लाम कश्मीर में आया था, उससे भी पहले से। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोस्टली हिंदू पढ़े लिखे थे और पंडित थे।
तो ज़्यादातर लोग टीचर्स थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस भी थे। तो कई सदियों तक कश्मीर में भी हिंदू और मुसलमान शांति से रहे। तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आगे चल कर के आतंकवाद को बढ़ावा देगा और आतंकवाद को कश्मीर में खड़ा करेगा। तो ये तो रहे राजनीतिक कारण, अब हम अंतर्राष्ट्रीय कारणों को देख लेते हैं। तो लेट 1980s में अफ़गानिस्तान ने जिहाद चलाया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में। तो अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद तो चल ही रहा था, साथ ही साथ पाकिस्तान उसको कश्मीर के खिलाफ भी खड़ा करने लगा। जी हाँ पाकिस्तान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस्लामिक रेडिकलिज्म इंडिया में बढ़े और पाकिस्तान का नाम ना आए। ईरान में भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इस्लामिक गवर्नमेंट खड़ी हो गई थी। तो इससे भी इस्लामिक रेडिकलिस्ट को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और सऊदी अरेबिया जो पेट्रोलियम की वजह से अमीर हो रहा था, वहाँ पर वहाबिज़्म की जो कट्टर इस्लामी आइडियोलॉजी है उसको एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कर रहा था। तो इस कट्टरतावादी आइडियोलॉजी को दुनिया में फैलाने का जरिया बनाया पाकिस्तान और ISI को। फिर इसके बाद में 1990 आते आते JKLF जैसे संगठनों ने कई सारे इस्लामिक कट्टरतावादी लोगों को इकट्ठा किया और उनको आतंकवादी बना दिया। इन लोगों को POK के उस पार ट्रेनिंग दी जाती थी और पाकिस्तान का इसमें बड़ा हाथ था। कश्मीरी युवाओं को जो कट्टरतावाद को फॉलो करते थे उनको आतंकवादी बना दिया गया और इनके हाथों में AK-47 थमा दी गई। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये AK-47 लेकर के गलियों में ऐसे ही घूमते रहते थे। और मोस्टली ये लोग कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते थे, क्योंकि इन लोगों को कश्मीर की आज़ादी चाहिए थी। ना तो ये पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे, ना हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। इन लोगों को आज़ाद कश्मीर चाहिए था जिसमें केवल मुसलमान रहें। तो कुछ प्रोमिनेंट किलिंग्स को देख लेते हैं। 14 सितंबर 1989 में एक मिलिटेंट ने पंडित टीकालाल टपलू को मार दिया। पंडित टीकालाल टपलू एक एडवोकेट थे और BJP के प्रोमिनेंट लीडर थे कश्मीर के अंदर। इसके बाद 2 अक्टूबर 1989 गांधी जयंती के दिन पंडित नीलकंठ गंजू को मार दिया। पंडित नीलकंठ गंजू एक रिटायर्ड जज थे कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर। 27 दिसंबर को प्रेमनाथ भट्ट जो कि एक लॉयर और जर्नलिस्ट है, उनको भी मार दिया। तो 1990 के शुरुआत में ही फारूक अब्दुल्ला जो कि CM थे कश्मीर के, वो रिज़ाइन कर देते हैं। इसके बाद हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। बेसिकली सर्दियों के दिनों में कश्मीर की राजधानी चेंज हो जाती है, श्रीनगर से जम्मू हो जाती है सर्दियों के दिनों में। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर की गवर्नमेंट एक तरह से ठप पड़ चुकी थी। वहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी काम कर ही नहीं रही थी। अब MUF और बाकी के संगठन सक्रिय रूप से तैयार हो जाते हैं और पंडितों को ये बोला जाता है कि आपको कश्मीर छोड़ना होगा, नहीं तो आपके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। 19 जनवरी साल 1990 ये कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जब कश्मीरी पंडितों को डर और भय के मारे कश्मीर को खाली करना पड़ा और जम्मू और बाकी के दूसरे शहरों में आकर के रहना पड़ा। पंडितों को यहाँ पर काटा गया और पेड़ों से टांग दिया गया। इस मनुष्य दिन की तस्वीरें तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत बुरा दिन रहा था। उनके घरों में बम फेंके गए और उनके घरों में आग लगा दी गई। उनकी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया। इस टाइप के बड़े बड़े घर होते थे कश्मीरी पंडितों के, जो इस ट्रेजेडी के बाद में छोड़ करके उनको जाना पड़ा और केवल एक टेंट में कई सालों तक अपनी ज़िंदगी का समय उनको काटना पड़ा। कई सारे पंडितों ने आज 32 साल बाद रहने के लिए घर बना लिए हैं, उनके पास अच्छे काम काज हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में आज भी पंडित उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। यदि आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर के ज़रूर देखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।